मुझे याद आता है एक इंटरव्यू था मेरा डीपी अग्रवाल सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। वहाँ पर एक बड़ा अजीब किस्सा हुआ था। वहाँ मैं घुसा इंटरव्यू रूम में और मेरे हाथ में चूँकि 6 उंगलियाँ थी। जी। तो पहला सवाल था कि तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियाँ क्यों हैं। ओके। 1 to 1 जुड़ने का बच्चों को मौका मिल जाता है, जहाँ पर बच्चे अपनी बात कह सकते हैं मुझसे आकर। यहाँ मुझे से जुड़ने के बच्चों को, मैं बच्चे बात करते थे अपॉइंटमेंट दे दीजिए मिलने का। मैं तो मुझसे मिलना कोई भी आ जाओ यार, जिससे मैं आपके लिए रहता हूँ। बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ते हैं यार, कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी मुझसे बात कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में वो संबंध होने चाहिए। जिससे और यही हमारा मोटिव था शुरू से कि 1 to 1 मुलाकात करें यार। आप ऐसे बैठ के हम बात करें जहाँ पर ईजिली मुझसे नमस्कार, मुखर्जी नगर से मैं विवेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम एक ऐसे टीचर से, ऐसे शिक्षक से बात करने जा रहे हैं जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जो यहाँ के मुखर्जी नगर के लगभग सभी बड़े छोटे कोचिंगों में पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोचिंगों में पढ़ा चुके हैं। आशीर्वाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आते हैं और आप अपने बारे में ऐसे चीज़ें बताइए जो मुखर्जी नगर की दुनिया आपको नहीं जानती। यार मेरा जीवन बहुत खुली किताब बन चुका है। मतलब 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। लगभग तैयारी करने में आया था लगभग 2004-05 में यहाँ पर। जी। 4 अटैम्प्ट होते दोनों हमारे यहाँ पर। 3 अटैम्प्ट दिए, 2 बार इंटरव्यू दिया। तो एक अच्छा खासा छात्र जीवन रहा, जुड़ाव रहा यहाँ पर चीज़ों से। उसके बाद चूँकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आया था तो लोगों ने कहा जॉब कर लो वापस जाकर, कहाँ पर यहाँ फंस रहे हो, यहाँ से बाहर निकलो, जॉब करो अपना जाकर। मन भी था जॉब करने का। कुछ साल पहले जॉब कर भी चुका था मैं एक कंपनी में, तो मुझे लगा कि दोबारा जॉब कर सकते हैं फिर जाकर। लेकिन चूँकि मुखर्जी नगर इतना प्यारा है, यहाँ से निकलने के बाद जो आ गया, मन नहीं करता। या तो जाओ आप मसूरी जाओ या फिर आप यहीं पर बस जाओ। तो उसी को देखते हुए मैंने कहा, छात्र जीवन मुश्किलें आई थी जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान मुझे, कि कुछ अच्छा कंटेंट कभी नहीं मिलता था लोगों को, या अच्छी क्लासेस का अभाव था, या एक ऐसे शिक्षा का अभाव जो कोई आपको बता सके यार हाथ पकड़ कर कि ये थोड़ा और करना है। उस कमी को पूरा करने का प्रयास शुरू से किया। और कहीं ना कहीं हमने जब अपना व्यवस्था चालू किया इस मंत्रा को, ये 2008 के आसपास, मन में यही था कि यार कुछ बेहतर करें। और उस दौरान मैं जर्नलिज्म भी कोर्स भी कर रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से बच्चे जानते होंगे बहुत सारे। IIMC से मैंने क्वालिफाई किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने हम लोग, और काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता में काम किया। जी सर, आपने जैसे बताया 2 बार इंटरव्यू दिया। 2 बार जब इंटरव्यू दिए थे उस दरम्यान मतलब इंटरव्यू के समय कुछ चीज़ें साझा करना चाहेंगे एक्सपीरियंस के लिए? मुझे याद आता है एक इंटरव्यू था मेरा डीपी अग्रवाल सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। वहाँ पर एक बड़ा अजीब किस्सा हुआ था। वहाँ मैं घुसा इंटरव्यू रूम में और मेरे हाथ में चूँकि 6 उंगलियाँ थी। जी। तो पहला सवाल था कि तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियाँ क्यों हैं। ओके। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मेरे पास साइंटिफिक आंसर होना चाहिए इस चीज़ का कि मेरे हाथ में 6 उंगलियाँ क्यों हैं। अब चूँकि इसको बोलना चाहिए जेनेटिक भाषा में, जेनेटिक एक हायरार्की चली आ रही है मेरे घर परिवार में ये। लेकिन चूँकि पहला सवाल था, पहला इंटरव्यू था, मैं तैयार भी नहीं होता इतनी कई बार आप, और आप डर जाते हैं ये क्या पूछ लिया। आप ये तैयारी करके नहीं जाते कभी कि ऐसा क्यों है। अब जो समझ होती है कि यार 5 उंगलियाँ भी हो सकती थी, लेकिन घर वालों ने ऑपरेशन नहीं कराया कि उनको लगा कि अच्छी हैं, चलो सौभाग्यशाली हैं ये वो। तो अब मैंने कैसे बोलूँ बात की, सौभाग्यशाली बात कही, और मैंने कह दिया कि चूँकि दादी का कहना था कि सौभाग्यशाली होता है, इसको ना काटा जाए। अब उम्मीद कर रहे जेनेटिक आंसर हो मुझसे, कुछ साइंटिफिक आंसर बोलेंगे आप। तो उन्होंने कहा आप काफ़ी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति लग रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में आने योग्य नहीं है। तो मैंने कहा सर पूजा पाठ भी ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। तो वो एक ऐसा किस्सा था। और ऑफकोर्स मार्क्स ठीक थे मेरे पहले इंटरव्यू, 180 आसपास मार्क्स आए थे। और मेरा हमेशा मानना है कि आपके दिल में आ रहा है वो बात आप करिए वहाँ पर। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साइंटिफिक बातें करें या जो वो सुनना चाहते हैं। आपके अंदर जो है सच्चाई वो बता दीजिए। सर, जैसे आपने 3 अटैम्प्ट लिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, तो 1 अटैम्प्ट आपने छोड़ा, उसके बाद टीचर में आ गए। आपको लगा नहीं से कहीं ना कहीं एक बार और ट्राई करना चाहिए शायद सिलेक्शन में? ये बात तो आज राइज हो सकती है 15 साल बाद, लेकिन उस समय लगता था, जोश था, यंग एज थी, एक अच्छे बैकग्राउंड से, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट किया आया था। इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आता है IIT मद्रास के। तो वहाँ से मैं आया था, मुझे लगा कि नहीं यार हम लोग अच्छा कर लेंगे, ये फील्ड ही सब कुछ नहीं है, जहाँ इसके आगे और भी हैं। तो मुझे लगा नहीं यार हम लोग कुछ और करते हैं बेहतर। तैयारी करने से अलावा हम लोग प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, मैं मीडिया में जा सकता हूँ, मैं अपना कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद तैयारी को छोड़कर कुछ और काम किया जाए। आपने जर्नलिज्म किया, उसके बाद वो इंटरव्यू IAS की तैयारी किया, उसके बाद शिक्षक बनने का मन में ख्याल कब आया? ये बात है 2008-09 की, जब मैं जर्नलिज्म कर चुका, जर्नलिज्म का फील्ड में था अपनी, और वहाँ पर अखबारों में लिखते थे हम लोग। जी।
तो अखबार में जब लिखते थे तो मुझे लगा लिखने का काम ही करना है तो क्यों ना एक मैगज़ीन निकाली जाए। तो 2009 में एक मैगज़ीन निकाली मैंने IAS मंत्रा नाम से, और वो मैगज़ीन वीकली मैगज़ीन थी और काफ़ी बच्चों में हिट हो गई यहाँ पर। वो जितने बच्चे तैयारी करते थे उन दिनों, लिमिटेड मैगज़ीन आती थी मार्केट में उन दिनों, तो IAS मंत्रा का नाम बन गया बच्चों में कि नहीं यार ये मैगज़ीन है जिसमें को अच्छा कंटेंट आता है। आशीर्वाद सर की कलम से कॉलम चलता था उसमें मेरा, बच्चे उसके मतलब फीडबैक आता था मेरे पास मेल ID पर, मेरे एड्रेस पर कि सर बहुत अच्छा लग रहा है कॉलम, ये आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं। तो मैगज़ीन ने प्रेरित किया, पढ़ाया भी जा सकता है फिर एक, मतलब मैगजीन के फीडबैक से आप शिक्षक बने, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब बिल्कुल इच्छा तो नहीं थी शिक्षक बनने की, लेकिन उसके फीडबैक ने मजबूर कर दिया कि पढ़ाया जा सकता है इसको। सर अब इन जो शिक्षक का जो अभी दुनिया चल रही है, रील्स की दुनिया चल रही है, रील्स से लोग टीचर बन रहे हैं, तो इससे जो छात्र हैं वो सही और गलत की पहचान कैसे करें? देखिए, छात्र सोशल मीडिया पे जानकारी बहुत है यार, रील्स सोशल मीडिया का पार्ट है जी, फेसबुक आप जा रहे हैं सोशल मीडिया का पार्ट है, इंस्टा पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर जगह है आपकी लाइफ में। विकल्प बहुत सारे हो गए हैं ना, तो किसी एक को चूज करना बहुत मैं मुश्किल हो अपनी गई है। हमेशा ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन करता हूँ, यूट्यूबर्स जो हैं जी हमें इनसे बचना होगा। कई शिक्षक भी हैं रील्स बना रहे हैं, जी सर, अब हमको आइडेंटिफाई करना होगा किस रील में क्या कंटेंट है। आप उसका पर्सनल ब्लॉग मत देखिए, जी सर, आप उसका कंटेंट देखिए, 1 मिनट में आपको क्या दे रहा है। कई बहुत से शिक्षक हैं जो 1 मिनट में बहुत अच्छा कंटेंट दे जाते हैं आपको, तो शायद आप पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट खराब हो जाएंगे आप उसके, ये ढूंढने में समय लग जाएगा, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छी बातें कह जाते हैं। वहीं कई लोग ब्लॉग बना रहे हैं, पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है उनकी लाइफ में बना रहे हैं वो लोग, उसको देख के हम इंस्पायर ना हो, हमें उसकी गुणवत्ता देख के, शिक्षक के कंटेंट को देख के इंस्पायर होना चाहिए, उसकी निजी जीवन शैली को देखकर, निजी जीवन को देखकर कम से कम नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को भी कम रखता हूँ सोशल मीडिया पर। नहीं, पढ़ाने बिलीव करो, पढ़ाई बिलीव करो, या ये चीज़ ली है, असली चीज़ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। सर ये सारी बातें रही, इस बीच में 2008 से आपने शायद पढ़ाना स्टार्ट किया, 2008 से लेकर अभी तक सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपके लिए क्या रही है? बड़ी चुनौती पिछले 15 सालों से मैं लगातार फील कर रहा हूँ, मैं दोनों माध्यम पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश माध्यम में। एक जो डर है एक बड़े वर्ग के बीच में, हिंदी माध्यम के बीच, कि हिंदी माध्यम अच्छा है क्या नहीं। हर साल हज़ारों बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हिंदी में नहीं या कुछ और भाषा चयन करें। तो हमेशा मानता हूँ मैं, ये डर जो है चुनौती बहुत बड़ी है अपने आप में। उनको ये समझाना कि नहीं, ये मीडियम अच्छा है, आप जिसमें अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो माध्यम सबसे अच्छा है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है, खासकर 2013 के बाद से मैं ज़्यादा कहूँगा इसमें, CSET आ गया अब से, तब से चुनौती और बड़ी हो गई है, लेकिन चुनौती हमेशा से थी और आज भी है। इवन मैं आज कहता हूँ बच्चों को हिंदी माध्यम या जो भी आपको करना है, आपका अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ऑफ मोड होना चाहिए क्या है, लेकिन बच्चे बिलीव नहीं करते। वो चुनौती बहुत बड़ी होती है बच्चों को समझाने की। सर आप क्लास में जब भी एंटर लेते हो, मैं भी पढ़ा हूँ आपसे, एक अलग अंदाज में, एक अलग जोश के साथ लेते हैं, इसका राज क्या है? ये मतलब मेरा ही कुछ नहीं है, सभी छात्रों का कुछ है, सर इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? ऑनलाइन बोर्ड पे पता नहीं चल पाता इतना, लेकिन ऑफलाइन में हमेशा हम लोग फील करते थे इस बात को। ऑनलाइन में तो कहता है वो कैमरे के सामने इतनी रेंज में रहना है, ऑफलाइन में आपका बड़ा मंच होता है घूमने मूव करने का, घूमते फिरते रहो, आराम से बात करते रहो बच्चों से। एनर्जी देखिए यार, एनर्जी वो एक सामने को देख के आती है। मैं अगर 30 साल का हूँ, 35 साल का, मेरे सामने 22 साल का बच्चा बैठा है, उसकी एनर्जी आ रही है, उसके अंदर यूथनेस है वो आ रही है, और एक बड़ा चीज़ यही होती है अपने आप में कि उसकी एनर्जी को महसूस करना। और हम अपने खुद में फील करता हूँ क्लास में कि मैं 10-15 साल और यंग हो गया हूँ। ओके सर, तो ये जो एनर्जी होती है वो दिखती है आप क्लास में, और रिफ्लेक्शन है, स्वयं का रिफ्लेक्शन है। आप जैसा मुझे देखना चाहते हैं वैसा दिख रहा हूँ मैं, गंभीर छात्रों गंभीर भी दिख रहा हूँ, और जो छात्र थोड़े से उद्यमी प्रकार के हैं, जो छात्र थोड़े से मनोरंजन चाहते हैं, उनके लिए मनोरंजन भी हो रहा है क्लास में। तो दोनों चीज़ें हैं, और यही शायद अच्छे शिक्षक की एक शिक्षक की पहचान होती है कि वो सभी को साथ में लेके चल सके। सर यूपीएससी के बदलते पैटर्न को छात्र अपने उसके अनुसार कैसे ढले, अपने तैयारी को कैसे बढ़िया बनाए, सुदृढ़ बनाए? पैटर्न तो बदल रहा है, तैयारी का माहौल थोड़ा बदलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए पहले हम अपनी बात करें, हमारे ज़माने में करंट अफेयर्स के नाम पर एक मैगजीन आती थी पढ़ने के लिए, वो पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे थोड़ा जो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आज 100 में से 40 क्वेश्चन करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि करंट का मटेरियल इतना उपलब्ध हो गया। आपके हाथ मोबाइल है, आपके हाथ मोबाइल में 10 हर मिनट नोटिफिकेशन आता है, ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, दिन भर न्यूज़ आ रही है उसमें, 10 मिनट के 10 सेकंड में 10 सेकंड अपडेट हो रहा है। तो जब आप इतना अपडेट हो रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो यूपीएससी भी जानता है इस बात को, वो भी समझ रहा है कि एग्जाम पैटर्न मुझे क्या करना चाहिए। तो चुनौतियाँ बन रही है क्योंकि सोर्स बन रहे हैं। आपको क्या करना है, बस एग्जाम पैटर्न कोई भी हो, आपको अपने सोर्स फिक्स करने हैं और उस पर स्टिक रहना है। तो चुनौती कोई बड़ी नहीं है। बच्चे आप में हम में से निकाल रहे हैं एग्जाम को, 15,000 लोगों ने मेंस लिखा है इस बार, तो वो हम में से कोई है, वो अलग से ईश्वरी देन नहीं आ गई ऊपर से कि अवतरित हो गए रातों रात।
वो हम में से आप में से कोई 15 बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, तो वो चुनौती सबके लिए एक सी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पढ़ना क्या है। बस आपके सोर्स लिमिटेड होने चाहिए। रिवीजन हम नहीं करते, हम एक पढ़ा सोर्स, दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। हम 4 जगह भग रहे हैं, एक चीज़ को 4 बार नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली वो जज नहीं कर पा रहे हैं ना, इतने सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, इसलिए वो शायद सभी को पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए शायद गुरु की आवश्यकता होती है, संस्थान की आवश्यकता होती है, या अपने सीनियर्स मेंटर्स की आवश्यकता होती है। वो ये काम करते हैं आपके लिए, आपको थोड़ा गाइड करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आता है, फिर आप खुद चलना चालू करते हैं। तो पहले जो 4 कदम है वो सहयोग चलता है मेंटर या शिक्षक का आपको। सर इससे से एक जुड़ा है, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या हो, बहुत दूर दराज से लोग हैं, वो अपने तैयारी को कैसे इसमें ढाले, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं आ पाते हैं, किसी कोचिंग संस्थाओं से नहीं जुड़ पाते हैं, वो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे तैयारी करें? दोस्त, आपको मुझे सुन रहे हैं ना बच्चे वहाँ पर जो, जी सर, यही तो माध्यम है। यही माध्यम, जब गांव बैठ के मुझे सुन रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, तो ये माध्यम तैयारी का भी आज की डेट में। वो नहीं आ सकते दिल्ली, नहीं आ सकते मुखर्जी नगर, करोल बाग, कोई आवश्यक नहीं है। आज हम कहते हैं शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो चुका है। जी सर, शिक्षा आपके मोबाइल में आ चुकी है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किससे पढ़ना है, दिल्ली क्या जरूरी पढ़ना नहीं है। दिल्ली कोई ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ दिल्ली होता क्या है, अनुशासन आपके अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से, बार फिर बोलूँगा आपके मंच पर, एक अनुशासन मतलब मैं मोबाइल लेकर स्क्रीन बैठा हूँ बैठी हूँ पढ़ने में, मेरा ध्यान इस 5 इंच की स्क्रीन पर होना चाहिए, बाकी दुनिया में क्या घटित हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डार्क रूम बोल लेते हैं कई बार हम लोग, अपने कमरे में लाइट बंद कीजिए सारी आसपास की, मोबाइल स्क्रीन दिखनी चाहिए, बाकी आवाज़ में कुछ और, कान में आवाज़ नहीं आए, कुछ और ना देखिए, मेरा फोकस सारा इस पर है। अगर दिन में 4 घंटे में ऐसा निकाल रहा हूँ तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। वरना ये भी चल रहा है, बगल में टीवी चल रही है, पीछे से गाने की आवाज़ आ रही है, मम्मी आवाज़ लगा रही है पीछे से, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है नीचे खड़े होकर, उसकी आवाज़ आ रही है, पढ़ाई नहीं हो सकती। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन शिक्षा मजाक नहीं है, सुविधा है आपके लिए, गंभीर छात्रों के लिए गंभीरता ज़रूरी है, पहले गंभीर होना ज़रूरी है। गंभीर छात्र नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता। जी सर, यहाँ बच्चे जो गंभीर होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, जो कमरे में बंद करते हैं अपने आप को पढ़ाई के बाद भी, वो ज़रूरी है। सर सामान्य स्कूल से जो छात्र पढ़ते हैं और घर पे रहते हैं, उनके लिए हमेशा मन में डाउट होता है से हम इस कंपटीशन में कैसे फेस करें, उनके लिए कोई सुझाव? अगर मैं कहूँ यहाँ पर सुझाव यार यही होता है, आप सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको अपनी ताकत पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पहली बात, अगर आपको लगता है आपका लेखन बहुत अच्छा है, आप अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा लेखन भी रख पाता है। वक्ता मतलब वक्ता स्पष्ट होना चाहिए, आपको फ्रीली, आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप अच्छा लिख भी पाएंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, क्या वो हैं, या आप अच्छे रटने वाले व्यक्ति हैं, रट लेते हैं चीज़ों को बढ़िया से, आप यहाँ पर फ्रिक्वेंटली रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, वो हैं अच्छे हैं, रिमेंबर करने में अच्छे हैं। यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का चयन करिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी का प्लान कीजिए। तो सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र भी अगर गाँव में हैं, कहीं भी हैं, वो अगर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के काम करेंगे, उसके उनके गुरुजन, उनके शिक्षक, उनके मेंटर, उनके सीनियर, उनके परिवार के वरिष्ठ लोग जो अगर बता सकते हैं उनको, अगर तो गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई तैयारी कर सकता है। सर उनके लिए जो ऑनलाइन कोर्स अभी अवेलेबल हो रहे हैं, उनके लिए लाभदायक होंगे? यार मेरा अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों से, कोविड के दौरान से ऑनलाइन शिक्षा में जो क्रांति आई है और रिजल्ट आए हैं, मैं बड़ी बात ये कहूँगा, शिक्षा क्रांति नहीं, रिजल्ट भी आए हैं। अगर बच्चे गंभीर हैं, फिर कहूँगा बच्चे गंभीर हैं तो ऑनलाइन से बेहतर टूल उनके पास कुछ नहीं है। आप गंभीर है तो कहीं भी रहकर तैयारी कर सकते हैं, सिंसियर होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए बच्चों को। सर एक और दौड़ अभी चल रही है, करंट कुछ ज़्यादा नहीं, पुरानी नहीं, फ्री क्लासेस की बमबारी चल रही है, एक पे एक आ रही है, उससे उन लोग कैसे बच्चे, कौन से सही है कौन से गलत है? एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास के अंदर देयर इज़ नो सच थिंग लाइक फ्री लंच। फ्री चीज़ कुछ नहीं होती है, आपको लगता है फ्री है, वहाँ पर प्राइस आप ही हैं, संख्या प्राइस, वहाँ प्राइस आप ही हैं, आपका समय है प्राइस। आप जो समय दे रहे हैं वो भी यार, हम बोलते हैं अपनी भाषा में ना, सबसे बलवान समय होता है, सबसे कीमती समय होता है। तो आप जो समय दे रहे हो उससे बड़ा कीमत कुछ है ही नहीं, आपको लगता है फ्री है। आप किसी खराब कंटेंट को, किसी दोयम दर्जे कंटेंट को, किसी गैर यूपीएससी कंटेंट को समय दे रहे हैं, आपको लगता है फ्री कंटेंट है, फ्री क्लास है, लेकिन वो आपका समय ले गई, ये सबसे उससे नुकसान कर दिया आपका। तो आप फ्री क्लास अगर क्वालिटी वाली है तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिटी वाली वो नहीं है तो अपने आप में एक प्रकार के पॉइजन है आपके लिए। आप अपना समय भी खत्म कर रहे हैं और अपने आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो फ्री क्लास अगर अच्छी है, मैं कहता हूँ अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं फ्री क्लास दे रहे हो, सबका सम्मान सबको एक साथ नहीं रख सकता मैं यहाँ पर, तो मुझे मानना है कि फ्री क्लास कोई अच्छी भी होगी। उनमें चयन कैसे करें?
वो होता है चयन आपकी तैयारी किस तरह। वही मैंने कहा, यहाँ पर ज़रूरत है आपके शिक्षक, आपके सीनियर कौन है, आप क्या सीख रहे हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, आपने स्वयं का एक एनालिसिस किया, मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन देखे आपने, आपको लगा ये शिक्षक प्रीवियस, इसको सुनने के बाद इस प्रीवियस क्वेश्चन को मैं लिख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, इसके पढ़ाने से मैंने प्लास्टिक वीडियो बनाया था, पढ़ाया था, उससे इस बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये एनालिसिस 2, 4, 5, 10 दिन में हो जाएगा। एक बार गुरु की परीक्षा आप ले लीजिए, गुरु ठीक है क्या नहीं, 10 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, उसको सुनिए आराम से, 15 दिन में एनालिसिस कीजिए, नहीं यार ये व्यक्ति ठीक है, उस पर आँख बंद कर विश्वास कीजिए, फिर आँख बंद करके। आपको लगता है नहीं यार 10 दिन के बाद मुझे लगता है कुछ बातें फालतू होती हैं, 1 घंटे क्लास में आधे घंटे बकवासी होती रहती है, 1 घंटे क्लास में 5 मिनट काम की बात होती है, बाकी 95% टाइम खराब होता है, तो बचिए ऐसे, तुरंत भागिए उल्टा, ऐसे लोगों से बचो यार। बहुत सीधी बात है, यूपीएससी कंपटीशन है यार, कंपटीशन मतलब आपको बाकियों से आगे रहना है, अपना समय खराब कर रहे हैं तो आप उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये है कि सही पहचान करिए एक बार गुरु की, और समय लीजिए, आप लीजिए, आपको लगेगा समय, 5-10 दिन दे दीजिए, उसका फ्री क्लास से आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो छात्र अभी तैयारी भी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, उन सभी के लिए कुछ सुझाव, संदेश आपका? यार 2024 की तैयारी कर रहे हो या तैयारी 25 की कर रहे हो, आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 दिन बचे हैं 2024 के लिए, और कुल 500 दिन के आसपास बचे हैं आपके पास 2025 की तैयारी करने के लिए। तो यार बहुत कम समय है, देखा जाए तो 500 घंटे, 500 दिन कुछ भी नहीं होते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस आप देखेंगे, 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको यहाँ पर, हर किसी में 25-25 घंटे देंगे तो 500 दिन निकल जाएंगे तुरंत आपके यहाँ पर। तो आवश्यकता है कि अपने समय का सदुपयोग आज से करना चालू करिए। और सबसे ज़रूरी बात जो है, पैटर्न जो बदल रहा है, उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक है नियमित पेपर पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना या करंट अफेयर्स करना, और दूसरी चीज़ है नियमित लेखन करना। ये 2 बहुत बेसिक बातें हैं, इसको आप नहीं करेंगे। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, नींव है। नींव मजबूत होगी तभी आप अच्छी बुक्स, लक्ष्मीकांत की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक या टीएमएच की कोई बुक पढ़ना है तभी पढ़ पाएंगे, तभी बेसिक फाउंडेशन होगा। तो प्रयास कीजिए, नियमित तौर पर एनसीईआरटी पढ़िए, अपना एनसीईआरटी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। इन बुक्स को हल्के में कभी मत लीजिए। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तैयारी के पहले पड़ाव पर है। सिंसियर कैंडिडेट एक बार पीटी दे चुके हैं, निकाल चुके हैं, उनके लिए नहीं, चूँकि मैंने पूछा जो देने वाले उनकी, तो उनके लिए ज़रूरी है वो एनसीईआरटी पढ़ें अपना, पहले बेसिक फाउंडेशन करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, डेली अखबार पढ़ सकते हैं, जो भी अखबार आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए आराम से। और कुछ दिनों बाद, या लगभग 1, 2, 3 महीने बाद अपना कुछ कोई लेखन चालू करें। लेखन मतलब जो एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ा आपने जी, उसको एक समरी बनाना कि यार एनसीईआरटी में क्या कहा था, मैं समरी बना लूँ उस पर। तो लेखन चालू होगा, तो लेखन का अभ्यास करने में 1 साल लगेगा, लेकिन अभी चालू कर दीजिए। वो रातों रात लेखन अच्छा नहीं हो जाएगा आपका। सर, जो छात्र यहाँ पर तैयारी करते हैं, हमेशा मतलब देखिए, सब एक जैसे परिवार से नहीं आते हैं, अलग अलग विभिन्न परिवारों से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों का दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, उससे कैसे निकलें? देखिए, भारत में चूंकि अब ये भी आप जो सवाल पूछा 2 प्रकार से बढ़ जाता है, लड़के लड़की दोनों अलग प्रकार का दबाव होता है। बिल्कुल। शायद लड़कों को ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं हमारे यहाँ पर जी सर, वो अटैम्प्ट शायद 2 या 3 या 4 तक दे सकते हैं। लड़कियों की बात जब भी होती है तो मैं देखता हूँ 1 मैक्सिमम 2। तो ये बड़ा अंतर है, पहली बात उसको करना ज़रूरी है दोनों जेंडर के लिए हमारे यहाँ पर। लेकिन प्रेशर जो फैमिली का होता है, आपको भी समझाना होगा उनको, तैयारी समय लेती है। आपको पहले अपनी स्थिति का अध्ययन करना है, मुझे कितना समय लगने वाला है यार। यूपीएससी ये लोग कहते हैं सिलेबस 20 महीने पूरा होता है, 20 महीना हो 18 या 16 महीने लगते हैं सिलेबस को पढ़ने में। 16 महीने के बाद आपको अपना समय चाहिए होता है, अब 7-8 महीने खुद पढ़ना होगा, 24 महीने। यानी आप जून 2000 चालू करें 23 में तैयारी, तो 25 का अटेम्प्ट प्लान कर सकते हैं। तो 25 2 साल आपको रखना है। और कई बार दुर्भाग्य से या कुछ चीज़ें कम रह गई या कुछ तैयारी नहीं हो पाई, तो 1 अटेम्प्ट और लग सकता है। तो ये मेंटली तैयार है ना कि मुझे 2 से 3 साल का समय देना है यहाँ पर। ये मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। शॉर्टकट नहीं है रील की तरह, ये 1 मिनट में पढ़ा और 1 मिनट में एग्ज़ाम दिया और निकल गया परसों, ये नहीं है। 3 साल लगेंगे तैयारी करते हुए। आप अगर पहले टर्न भी एक अच्छा करते हैं, तब प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, 3 साल पूरे हो जाएंगे आपके। 15-18 महीने की तैयारी, 8 महीने का सेल्फ टेस्ट, प्रोसेस में 1 साल लगेगा एग्ज़ाम की, 3 साल का समय तो है ही कम से कम। ये सर लास्ट में यह समझना चाहेंगे, ये आईएएस मंत्रा आपने नाम दिया, क्या है आईएएस मंत्रा? ये पहली बात तो नाम ऐसा कोई स्पेसिफिक सोच के रखा नहीं गया था, मतलब नहीं, लगते हैं आईएएस मंत्रा यानी कोई मंत्र दे दो। नहीं, मंत्र नहीं है। मंत्र सफलता का मंत्र हमेशा बोलता हूँ मैं, वो है आपकी मेहनत, दैट्स इट। और कुछ मेरे मंत्र नहीं था कभी। मैं हमेशा मानता था, मैं लिखना चालू किया था, किताब मैगजीन निकालते थे नाम से हम लोग, चूँकि
वो मंत्र क्या था, वो कलम जो आशीर्वाद सरी कॉलम चलाता था मैं, जी। उसको कॉलम ही था मंत्रा कॉलम, ओके। कि ये मंत्र है वहीं से यार जो निकाला। आपने पूरा पढ़ लिया ना, इसको ज़रूर पढ़ लो, आपने सब कुछ कर लिया, ये पढ़ लो, थोड़ा और हेल्प हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कई बार, आयोग क्या करता है, यूपीएससी जो आपने लिखा है पढ़ा वो तो पढ़ ही लिया ना, क्वेश्चन कई बार वो एक्स्ट्रा जाके पूछता था, आज ही पूछता है ये, तो हमने कहा नहीं ये चीज़ और जोड़ दी जाए इसके अंदर, तो शायद पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो सबसे नाम पड़ गया ये मंत्र और जोड़ दो उसके अंदर, तो वहाँ से वो इजाद हुआ शब्द। और बाद में जब संस्थान बनाने की बारी आई तो लोगों ने कहा सर क्या नाम रखें, कहा सर आशीर्वाद एकेडमी रख लीजिए, ये रख लीजिए। हमने कहा नहीं मैगजीन का नाम है, चलने दो ये नाम ये, तो नाम तो ऐसे आया ये। बाकी इसकी स्थापना हमने 2009 में की थी संस्थान की स्थापना, और तब से हम प्रयास करें क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, बच्चे देख ही रहे हैं, मतलब जितने बच्चों को नाम लूँ कमी होगा, यहाँ पर सबका अपना योगदान होता है, लेकिन संस्थान थोड़ा सा पुश कर देता है। जी। शायद ये वो संस्थानों में जहाँ 1-to-1 जुड़ने का बच्चों को मौका मिल जाता है, जहाँ पर बच्चे अपनी बात कह सकते हैं मुझसे आकर, यहाँ मुझे से जुड़ने के बच्चों को, मैं बच्चे बात करते हैं अपॉइंटमेंट दे दीजिए मिलने का, मैं तो मुझसे मिलना कोई भी आ जाओ यार, जिससे मैं आपके लिए रहता हूँ। बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ते हैं यार, कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी मुझसे बात कर लेते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में वो संबंध होने चाहिए, जिससे और यही हमारा मोटिव था शुरू से कि 1-to-1 मुलाकात करें यार, आप ऐसे बैठ के हम बात करें जहाँ पर इजीली मुझसे मिल सकें आप लोग। मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। कोई प्रोटोकॉल होना भी नहीं चाहिए, मेरा गेट हमेशा खुला, गेट ही लगा रखे मैंने अपने कैबिन में, हमेशा ओपन रहता है वो। छात्रों में जब बदले निकले छात्रों को लगे सर बैठे हैं सामने, जाके मिल सकते हैं। इवन मेरे कैबिन में कोई गेट नहीं लगवाया मैंने आज तक, कि बच्चों को लगे मिल सकते हैं सर से कभी जाकर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला रहा है कि 1-to-1 मिलने का, क्योंकि आप कई बार संकोच करते हैं क्लास में, भीड़ में कौन पूछे सवाल यार, नहीं पूछ पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, कोई निजी समस्याएं होती है बच्चों की नहीं कह पाते हैं। तो एक ऐसा मंच देना जहाँ बच्चे अपनी बात कह सकें, अपनी समस्या को रख सकें, तो शायद हमने ये लॉन्च किया था उसी परिप्रेक्ष्य में, आज चल रहा है 15 सालों से। सर आपने अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स को, हमारे एक छोटी सी परिवार को, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी को शुभकामनाएं, इस चैनल के लिए शुभकामनाएं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी तरफ से यहाँ पर, और सभी की सफलता में हमारा योगदान बना रहेगा। थैंक यू।